चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग टी टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। टी टेस्टिंग है क्या, किस तरीके से हम लोग टी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं। ओके। पिछले क्लास में कुछ डाउट अगर हो तो बता देना, मेंशन कर देना। ठीक है, हम लोग उसको भी देखेंगे। आज कोशिश करूँगा कि काई स्क्वायर टेस्टिंग और टी टेस्टिंग और एनोवा तीनों भी कवर हो जाएं आज के दिन आपके। ठीक है, बट देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। तो एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है मैंने टी टेस्टिंग के लिए, और उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टी टेस्टिंग है क्या। सो हम लोग अभी जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एडवांस स्टैटिस्टिक्स, जो कि मेनली डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस में भी काम आता है। डेटा एनालिसिस नहीं, एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स और एनालिसिस में बहुत डिफरेंस है। डेटा एनालिसिस मीन्स सिर्फ हम लोग एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे। बट डेटा एनालिटिक्स मीन्स जहाँ पर हम लोग कुछ प्रेडिक्शंस वगैरह परफॉर्म कर रहे होंगे, तो जहाँ पर थोड़ा सा पार्ट मशीन लर्निंग का आ जाता है। तो मेनली डेटा साइंस के अंदर हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, बट डेटा एनालिटिक्स के अंदर भी थोड़ा सा पार्ट मशीन लर्निंग का आता है। इस वजह से आप बोल सकते हैं कि ये जो टेस्टिंग्स वगैरह हैं कहीं ना कहीं डेटा एनालिटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टी टेस्टिंग हमारा एक तरीका है जहां पर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके पता लगा सकते हैं आइदर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने हैं या फिर फेल टू रिजेक्ट करना, मतलब फेल टू रिजेक्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। तो जब हम टी टेस्टिंग की बात करते हैं तो ये हम कब परफॉर्म करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने जेड टेस्टिंग कर लिया है, राइट। तो जेड टेस्टिंग हम लोग परफॉर्म करते थे जब हमारा सैंपल साइज ज़्यादा होता था और स्टैंडर्ड डिविएशन नोन होता था। बट टी टेस्टिंग थोड़ा सा डिफरेंस है। टी टेस्टिंग हम लोग एक तरीके से ऐसा लिख लीजिए, टी टेस्टिंग इज बेसिकली यूज फॉर, तो यहाँ पे मेंशन कर लो यूज फॉर, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेना, यूज फॉर या फिर यूज्ड फॉर से अच्छा, एक सेकंड, कब यूज़ करेंगे पहले वो लिख लो। व्हेन टी टेस्टिंग यूज़ हम कब करेंगे, तो जब हमारी सैंपल साइज जो होगी वो लेस देन 30 होंगी, 30 के कम। ठीक है, तो जब हमारे पास सैंपल साइज इक्वल टू हटा देना 30 से कम होंगे यूजुअली। ओके, और साथ ही साथ हमारे जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होंगी। ठीक है, तब जाके हम लोग यूज़ करते हैं। और मेक श्योर कि डेटा जो है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करना चाहिए। अब बात यह है कि सर जो हमारा डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा, बट क्योंकि स्मॉल साइज सैंपल है तो अप्रॉक्सीमेट भी चल जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्ट होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट भी अगर नॉर्मल एग्जीक्यूशन के नियरेस्ट भी है तो भी चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन सॉरी यहाँ पे जो सैंपल साइज है वो हमारा 30 से कम है, स्मॉलर सैंपल साइज की बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पर सैंपल मीन्स के बीच में डिफरेंस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो सैंपल मीन जो है और जो हमारा पॉपुलेशन मीन है उनके बीच में जो हम डिफरेंस है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो डिफरेंस ज़्यादा है या फिर इक्वल हो सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि सैंपल जो मीन है और जो पॉपुलेशन मीन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो या फिर अलग हो। तो डिफरेंस बिटवीन मीन्स अगर हमें एनालाइज करना है तो हम टी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हमारे पास टी टेबल आता है और यहाँ पर एक नए नए कॉन्सेप्ट भी आएंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा छोटा सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो हमें इसको समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब होता क्या है कि हम ऐसा मान रहे हैं कि 10 सैंपल लिया मान लो, ठीक है, जो कि सैंपल साइज 30 से कम है। ठीक है, तो जब हम 10 सैंपल ले रहे हैं तो हम एक फ्रीडम देते हैं, ठीक है, कि भाई 2 वैल्यूज जो हो सकते हैं वो वैरी कर सकती हैं या 3 वैल्यूज वैरी कर सकती हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं कि जितना भी हमारा सैंपल साइज है उसमें से एक वैल्यू हटा दो, तो उसमें से सिर्फ एक वैल्यू जो होंगी वो हमारी क्या होंगी, वैरी कर सकती हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, जैसे देखो अगर मैं मान लो कि भाई मैं के सामने तीन इंसान के सामने मैं यहाँ पर, ये मेरा सैंपल साइज है 3। ठीक है, अब मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहता हूँ।
तीनों इंसान के सामने मैंने 3 ऑप्शन रख दिए कि भाई सेलेक्ट करो, ठीक है। एक एक करके सब सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो एक बार सेलेक्ट कर ले वो दूसरी बार सेलेक्ट नहीं कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया कि या तो साइंस लोगे, या फिर आर्ट्स लोगे, या फिर बायो लोगे, ठीक है। अब इस इंसान ने जैसे ही पहला सिलेक्शन किया, ठीक है, इस इंसान ने पहला सिलेक्शन किया, ठीक है, तो उसके बाद कितनी फ्रीडम बच जाती? सिर्फ 2 ही बच गए ना हमारे पास में ऑप्शन, ये सुनो। तो एक इंसान ने जैसे ही सेलेक्ट कर लिया, अब 2 बच गए। अब अगर हमारा सैंपल साइज 2 होगा तो फिर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 1। क्यों सर? इसको एक ही ऑप्शन मिलने वाला है, एक ने सेलेक्ट कर लिया तो बचा क्या? एक ही बचा ना, है ना। तो ये हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सैंपल साइज है बहुत सारे, तो उसमें से 24 लोगों को, अगर मान लो मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि हमारी सैंपल साइज है 25, तो सिर्फ 24 लोगों को फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। एक जो होगा उसको फ्रीडम नहीं मिलेगा, लास्ट वाला, उसको एक ही ऑप्शन मिलने वाला है, वही चूज करना पड़ेगा, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? सैंपल साइज 25 का 24, उसमें से एक घटा दो, है ना। लास्ट वाले को कोई कोई फ्रीडम नहीं मिलने वाला, उसको वही जो बचा हुआ होगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। यस सर, नो? क्लियर? तो वही है कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर एक नया वर्ड आ जाता है हमारे टी टेस्टिंग के अंदर, जहां पर सैंपल साइज कम होती है। अब जरा इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हो गया कि कोई मैटर नहीं कर रहा, आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तब एक इंडिपेंडेंट तरीके से हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीएफ से, जिसकी वैल्यू होती है सैंपल साइज यानी कि n-1, ठीक है। वो हमारी एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। अगर हमारा 1 सैंपल, एक तरीके का सैंपल है, सिर्फ एक तरीके का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 सैंपल मीन सेम कैटेगरी का सैंपल। अब जैसे मान लो कि मैं जो भी कुछ परफॉर्म कर रहा हूं वो सिर्फ एक यूनिवर्सल लेकर चल रहा हूं, ठीक है, तो फिर हम मानेंगे कि हमारा एक तरीके का सैंपल है और उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 निकालेंगे, ठीक है। लेकिन जहां पर हम बात करें कि मल्टीपल लोगों की बात होने लग गई, मल्टीपल ग्रुप्स की बात होने लग गई, जैसे मेल और फीमेल, ठीक है, वहां पर अब 2 ग्रुप बट गए। हो सकता है कि किसी फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लो कोर्स की ही बात अगर कर लें, तो फीमेल्स हो सकता है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स की तरफ ज़्यादा झुकाव रहे इंजीनियर्स के कंपैरिजन में, तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ना लेकर वो डॉक्टरी के सब्जेक्ट ले लें, है ना। तो वहां पर डिपेंडेंसीज कोर्स सिलेक्शंस के अलग हो जाएंगे, वहां पर अलग तरीके से निकलेगा। हाँ, जब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल 1 सैंपल की, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? n-1, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, यही डिसाइड करता है शेप ऑफ टी टेस्टिंग। पूरा का पूरा जो टी टेस्टिंग डिपेंड है वो इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक छोटा सा मतलब सैंपल के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, बट उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग टी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला फॉर टी वैल्यू, है ना। अब ये टी वैल्यू टी टेस्टिंग के लिए निकालते हैं, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया, ये हो गया सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें पता नहीं फिर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, सैंपल का अंडर रूट। ओके, डन, क्लियर? यस और नो? क्लियर यहां तक ऑनलाइन स्टूडेंट? पक्का? कुछ डाउट? यहाँ तक कुछ डाउट? यही सेम फॉर्मूला चलते आया था, है ना। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया है ना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सिग्मा वैल्यू है वो नहीं है, तो इस वजह से फॉर्मूला में हमारे पास क्या मिल गया है? एस मिल गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। डन, क्लियर? तो एस मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, बताओ जरा। और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, एस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सैंपल का। हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी इससे पहले देख रखा है, नहीं देखा है तो रिकॉर्डिंग देखो जाके इससे पहले के। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगा और
एक्चुअल पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं पता होगा, ठीक है। अब उसके बेसिस पे हम लोग कुछ करेंगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ना यहाँ पे एक सेकंड, इसको यार ये नोट ना ये थोड़ा सा मुझे वन नोट से ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, बट ठीक है चलो कोई नहीं, उसमें पता नहीं क्या इश्यूज है। चलिए, सो अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं स्कूल का। अब एक स्कूल है जो बोलता है कि जो हमारे एवरेज मार्क्स है स्टूडेंट्स के, तो एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, वो बोला गया 60। ये एक स्टेटमेंट दिया इसने, ठीक है। अब आइदर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, डिपेंड ऑन द टेस्टिंग, ठीक है। अब उसमें भी जब इसने बोला कि एवरेज मार्क्स स्कूल का हमारा 60 है, जिसमें जो हमारा सैंपल जो हमने कलेक्ट किया है मीन, उसकी एवरेज आई है 65, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन आया है 10, और सैंपल साइज है हमारी 25 लोगों की, हमने मार्क्स उठाए हैं, और वहां पर हमें सिग्निफिकेंस लेवल दिया गया है 0.05 का, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस लेवल है, सारी चीजें हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, टी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टी वैल्यू के लिए हमें सैंपल मीन माइनस एक्चुअल जो इसने क्लेम किया दैट इज 60, ठीक है, डिवाइड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 25, है ना। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.5, दैट इज टी वैल्यू। अब हम लोगों को पता है पहले से ही, जेड टेस्टिंग हम कर चुके हैं, तो जेड वैल्यू अगर ग्रेटर देन जेड क्रिटिकल वैल्यू से आ जाए, मतलब ध्यान रखना, जेड वैल्यू जो हम फॉर्मूला से निकालते थे, अगर वो ग्रेटर देन जेड क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू यानी कि बाउंड्री वैल्यू, डिसीजन वैल्यूज, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता था तो हम बोलते थे रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और अगर नहीं होता था तो हम बोलते थे फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इस यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पर भी हम लोग टी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया, जो कि यहाँ पर है 2.5, अगर वो बड़ा निकल जाता है टी क्रिटिकल वैल्यू से, अच्छा ये जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं ये हम निकालते हैं जेड टेबल से निकालते थे, राइट। इसी तरीके से टी क्रिटिकल वैल्यू भी हम लोग किस टेबल से निकालेंगे, टी टेबल से निकालेंगे, ओके। तो सर बात आती है कि जो क्रिटिकल वैल्यू है टी टेबल की वो कैसे निकलेगा, तो टी टेबल मैं ओपन कर देता हूं, देख लो। एक अच्छा सा टी टेबल ले लेते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ऑनलाइन जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ वन टेल टू टेल करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो अभी फिलहाल के लिए वन टेल और टू टेल में अभी वन टेल ही रखो, ठीक है, टू टेल नहीं रख रहे हैं, बट ठीक है, डिपेंड, हम लोगों ने वन टेल और टू टेल के बारे में भी पढ़ना है अच्छे से, डोंट वरी। तो मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी एक नॉर्मल टेबल आपको निकाल के देता हूँ, हालांकि एक सेकेंड, ओपन इमेज इन न्यू टैब, एंड ये वाला परफेक्ट रहेगा। अब एक जल्दी ओपन, ये दिक्कत है इनका, एक मिनट फिर से मुझे ओपन करना है, यहाँ तो अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब दिख रहा है। सो यहाँ पर क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो डीएफ यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमारे सैंपल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, और सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस लेवल आप यहाँ पे देखोगे, टी टी की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है ना, ये टी की वैल्यू, तो ये सिग्निफिकेंस लेवल आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से यहाँ पर 0.5, एक सेकेंड ना, तो मैं यहाँ पर आपको निकालना बताता हूँ, देखो आ जाओ। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या होगा सर, सैंपल साइज क्या है 25, तो 25 माइनस 1 हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि एक आदमी को छोड़ के बाकी सबको फ्रीडम मिला, है ना। तो लास्ट वाले को ऑब्वियसली, लास्ट वाले को के पास कोई ऑप्शन नहीं था, है ना। तो ये हो गई हमारी 24, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 है, सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05, ओके। तो अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ टू टेल ऑपरेशन की तरह, ठीक है। सो मैं अपने इस पे आ जाता हूँ टी टेबल पे, तो 0.05 यहाँ पर आपको, एक सेकंड ना,
यहाँ पे आपको 0.05 मिलेगा, टू टेल के अंदर देखना, ठीक है, 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। और इसके बाद आप 24 यहाँ देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 24, 0.05, 2.064 आ रहा है वैल्यू, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल वैल्यू हो गया 2.064, सॉरी 4। ठीक है, तो क्या ये बड़ा है? हाँ सर बड़ा है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। जो ये स्टेटमेंट है एवरेज मार्क्स ऑफ द स्कूल इज 60, दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। ओके, क्लियर, यस और नो, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, बट आगे बढ़ते हैं। अगर ये निकालना सीखे तो सेम ही है, मतलब जेड टेस्ट से और इसमें सेम ही है, बस वहाँ पर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, यहाँ पर सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये इस वजह से निकालना पड़ रहा है बिकॉज हमारी सैंपल साइज छोटी है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग सैंपल साइज जब बड़ी रहेंगी तो ऑब्वियसली हम लोग जेड टेस्टिंग प्रेफर करेंगे। यस और नो? ओके, और अब आ जाते हैं हम लोग काई स्क्वायर टेस्टिंग के ऊपर। यहाँ तक सब क्लियर? नहीं, आ जाएंगे वीडियोस, आ जाएंगे जल्दी। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा काई स्क्वायर टेस्टिंग। लिख लो, काई स्क्वायर टेस्ट। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट हमें बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक टेक्स्ट बोला जाता है इसको। मतलब यहाँ पर हमें नंबर्स के ऊपर काम नहीं करके कैटेगरिकल वैल्यूज के ऊपर काम करना है। तो कैटेगरिकल वर्सेस कैटेगरिकल को ही हम काई स्क्वायर टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो काई स्क्वायर का मतलब ही है कैटेगरिकल वर्सेस कैटेगरिकल। तो हमारे पास में यहाँ पर दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स होंगे, उसके बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, इस चीज़ की टेस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, डन। तो अगेन काई स्क्वायर टेस्टिंग कब यूज करना है, तो जब आपके पास कैटेगरिकल वैल्यू हो। बट सर जब हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस हो जाता है कि हमें नंबर्स के साथ काम करना है, राइट। एक कैटेगरिकल वैल्यू, ध्यान रखना, एक कैटेगरिकल वैल्यूज के साथ, ठीक है, कैटेगरिकल वैल्यूज के साथ अगर काम कर रहे हो तो बिना नंबर्स के तो स्टैटिस्टिक्स में काम ही नहीं कर सकते। तो कैटेगरिकल वैल्यूज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने को ही काई स्क्वायर टेस्टिंग बोलते हैं। सर ये पॉसिबल तब हो पाएगा जब हम कैटेगरिकल वाइज काउंटिंग की एनालिसिस करें। किसकी? काउंटिंग, यानी फ्रिक्वेंसी की। एक वैल्यू कितनी बार आई, ठीक है, उसकी एनालिसिस, काउंटिंग की एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पहली चीज ध्यान रखिएगा कि मुझे कोई एवरेज नहीं चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, और बस आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ काउंटिंग, ठीक है, तो काउंटिंग जो आपने कैटेगरिकल का किया है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बेल कर्व बनना चाहिए, है कि नहीं? क्लियर? तो ये जब होगा, अच्छा ये मैं पाइथन के अंदर पांडास के थ्रू भी बनाकर दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बार ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, और इसके ऊपर से स्मूथ हम लोग एक कर्व ले जाएंगे, और अगर बेल कर्व बन रहा है दैट मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसको पता करने का एक तरीका है पाइथन के अंदर, हम लोग करेंगे, डोंट वरी। बट एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी हम काई स्क्वायर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, देखेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस भी कैटेगरिकल की काउंटिंग की डिस्ट्रीब्यूशन हम बात कर रहे हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए, यानी बेल कर्व होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, डन, यस नो? चलिए, अब छोटा सा एग्जांपल, और एग्जांपल के थ्रू पूरी काई स्क्वायर टेस्टिंग कंप्लीट कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं पहले बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जेड टेस्टिंग था जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, टी टेस्टिंग फॉर स्मॉल सैंपल साइज। अब आ जाते हैं हमारे दो अलग अलग विचित्र टाइप के टेस्टिंग, जैसे काई स्क्वायर टेस्टिंग और एनोवा टेस्टिंग। ठीक है, तो एनोवा के बारे में भी बात करेंगे अगर टाइम मिला तो, बट अभी फिलहाल के लिए काई स्क्वायर टेस्टिंग। एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक कंपनी देखना चाहती है फॉर एग्जांपल कि भाई जेंडर वाइज जो प्रोडक्ट परचेस है उनके बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी, आप जैसे देखो, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आज के टाइम की इंडस्ट्री के प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब उनके प्रोडक्ट्स मेल के अंदर और फीमेल के अंदर किस टाइप की पॉपुलैरिटी है, किस टाइप का रिलेशन है दोनों के बीच में, ये चीज हमें जाननी है।
ठीक है, ताकि हम उस स्पेसिफिक जेंडर को ज़्यादा टारगेट करें हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर हमारे डेटा को अगर हम देखें तो मान लो कि एक एग्जांपल दिया गया है जेंडर, यहाँ पे लिखा है मेल, यहाँ लिखा है फीमेल और यहाँ लिखा है टोटल। ठीक है, तो हमें ये बनाना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, और ये पिवट टेबल से हम बना सकते हैं, ध्यान रखना। तो अगर मान लो कि मैं बताऊं तो हमारे टोटल मेल में से कितने लोगों ने बाई किया, तो 40 ने बाई किया उस प्रोडक्ट को, और फीमेल में ने 70 लोगों ने बाई किया। तो जितने भी मेरे मेल कैंडिडेट थे मेरे प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स, उनमें से 40 लोगों ने बाई किया उस प्रोडक्ट को, और फीमेल जो थे वो 70 लोगों ने बाई किया। और कितने लोगों ने नहीं बाई किया, नॉट बाई। ठीक है, तो ये हमने नंबर निकाला, 60 लोगों ने नहीं किया, मान लो टोटल 100 मेल थे। ठीक है, और यहाँ पर 30 लोगों ने फीमेल में नहीं बाई किया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर दो तरीके के टोटल को फाइंड आउट करूंगा। एक होगा हमारा रो वाइज टोटल, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेल का रो का अलग होगा और फीमेल रो का अलग होगा। तो मेल टोटल कितने हैं भाई, 100, बाई और नॉट बाई मिलाकर। फीमेल में बाई और नॉट बाई मिलाकर कितने हुए, 100। ओवरऑल टोटल कितने हुए, 200। और यहाँ पर बाई का टोटल कितना हुआ, कितने परचेस हुए हमारे, 200 लोग थे मेल और फीमेल मिलाकर, टोटल परचेस कितना हुआ, 110। और कितने लोगों ने नहीं लिया, 90 लोगों ने नहीं लिया। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि इस डेटा का सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05। ठीक है सॉरी। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा यहाँ पर, मैं यहीं पर एक सेकंड रिकॉर्डिंग में देख लूँ, यहाँ थोड़ा कट तो नहीं रहा ना, बार बार कट भी जाता है। ठीक है, तो कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमें नल हाइपोथेसिस डिक्लेयर करना, कि हम ऐसा मानते हैं कि जेंडर और परचेस इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो बिक रहा है, उसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, जेंडर एंड परचेज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ओके। सेकंड नल हाइपोथेसिस हो गया, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात कर ले, H1। तो इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा मतलब जेंडर एंड परचेस आर रिलेटेबल। ठीक है, जेंडर और परचेस जो है वो रिलेटेबल है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया। अब हम इसकी जांच करने निकलेंगे, अब टेस्टिंग करने निकलेंगे। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो फॉर्मूला होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी फार्मूला जो मैं बोल रहा हूँ काई स्क्वायर टेस्टिंग के लिए जो हम यूज करेंगे, हम लोग एस्टिमेटेड और ऑब्जर्व्ड बेसिस पे काम करते हैं। तो पहले हम लोग एस्टिमेटेड का फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, तो एस्टिमेटेड में हम लोग यहाँ पर रो टोटल, जिसको मैं RT लिख रहा हूं, ध्यान से पूरा पूरा लिख लेना आप लोग नोट्स में, रो टोटल मल्टीप्लाई बाई कॉलम टोटल डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल हमारा कितना है यहां पर बताना जरा, 200। ये हमारा क्या है, ग्रैंड टोटल है ना, ये हमारा क्या है, ग्रैंड टोटल। रो टोटल की बात करें तो देखो, जब भी हम बात करें रो टोटल एंड कॉलम टोटल, ये रो टोटल यहां पर मिलेगा आपको और कॉलम टोटल आपको यहां पे मिलेगा, ये कॉलम का टोटल है ना। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं हर एक के लिए क्या करता हूं, पहले एस्टिमेटेड वैल्यूज फाइंड आउट करता हूं। हमारा पहला स्टेप नल हाइपोथेसिस डिक्लेयर किया, अल्टरनेट किया, इसके बाद एस्टिमेटेड का फॉर्मूला अप्लाई किया। ध्यान रखिएगा, एस्टिमेटेड फॉर्मूला अप्लाई करना ही करना है, इसके बिना कुछ भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर ठीक है, तो मैं यहां पर एक एक करके क्या करता हूं, सबके एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालता हूं। ध्यान से कनेक्टेड वे में बस आगे बढ़ते चले जाओ और कुछ नहीं। अब यहां पे सबसे पहले एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर मेल, जिन्होंने बाई किया है, जिन्होंने परचेस किया है। ठीक है, तो अगर मेल बाई की बात करें तो बाई कॉलम हो रही है ना, मेल रो नाम क्या है, मेल रो है ना, तो ये रो का नाम है और ये कॉलम का नाम है, याद रखना। तो मैं यहाँ पे रो टोटल फॉर मेल रो तो 100 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कॉलम टोटल फॉर बाई कॉलम, तो बाई कॉलम का टोटल क्या है 110, डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल दैट इज 200। तो ये कितना आ गया बताओ जरा जल्दी से फाइंड आउट करके। 55, इतना भी कमजोर मत रहो मैथ में। ठीक है, अब आते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू मेल फॉर नॉट बाई। ठीक है, तो अब बताओ
तो मेल का रो टोटल क्या है 100, कॉलम टोटल क्या है नॉट बाई का 90, और उसको डिवाइड करेंगे ग्रैंड टोटल से, तो हमारा क्या आएगा वैल्यू बताना जरा। तो सर ये चला जाएगा लगभग 45, और ये हाँ तो 45 आ गया आपका, ठीक है। तो ये हमारा 45। इसी तरीके से आप फीमेल का भी निकाल दोगे, फीमेल रो का भी। अभी तो हमने मेल रो का बाई और नॉट बाई निकाला एस्टिमेटेड वैल्यू, इसी तरीके से हम लोग फीमेल रो का एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लेंगे बाई का, और एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर फीमेल नॉट बाई। इन दोनों का जब निकालेंगे तो इसका भी 55 और इसका भी 45 आएगा, ठीक है। डन। अब आते हैं हम लोग काई स्क्वायर टेस्टिंग के ऊपर, ये वैल्यूज मुझे चाहिए होगा। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, काई स्क्वायर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर से, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं काई स्क्वायर, ओके। और इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस, ठीक है, ये जो हमने अभी एस्टिमेटेड निकाला है वो ई, ठीक है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई एस्टिमेटेड, ठीक है। और जितने भी हैं हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज आए हैं, तो चारों का सम भी निकालना है, ये वैल्यू से निकालकर चारों का सम, ठीक है। चलिए अब मैं एक अलग टेबल बना रहा हूं, काई टेबल, ठीक है, जिसको हम लोग कैलकुलेशन टेबल भी बोलते हैं, काई टेबल भी बोलते हैं, कुछ लोग काई टेबल बोलेंगे, कुछ लोग, अच्छा काई स्क्वायर का अलग से टेबल होता है, इसलिए मैंने स्क्वायर यूज नहीं किया है, काई टेबल मतलब खुद का एक कैलकुलेशन टेबल बना रहा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, टेबल, ओके। अब देखो जिसमें मैं यहां पर लिख रहा हूं मेल बाई मेल नॉट बाई, फीमेल बाई फीमेल नॉट बाई, ठीक है, और इसमें मैं यहां पर ऑब्जर्व्ड और एस्टिमेटेड, ठीक है, और इसके बाद ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, और बाकी बाद में हम लोग सबका सम निकाल देंगे, तो ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइड बाई ई, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और लास्ट में हम लोग सम निकाल देंगे, तो ये काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ओके डन। तो ऑब्जर्व्ड मेल कितने बाई कर सकते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन हमें बताना है कि कितने बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोगों ने बात किया ऊपर में हमारे पास में, यहां पर देखो मेल ने कितने बाई किए, ऑब्जर्व्ड हुआ 40 सैंपल में कि 40 लोगों ने बाई किया, ठीक है, तो मेल बाई कितने हैं 40, लेकिन मेल बाई जो हमारा एस्टिमेटेड फॉर्मूला जो था उसके बेसिस पे जो मेल बाई आया वो कितने आए 55, ठीक है। तो एस्टिमेटेड में हमारे पास कितने आए बताइए 55, ठीक है, हम क्या लिख देंगे 55। इसके बाद मेल नॉट बाई, तो ऑब्वियसली टोटल 100 मेल है तो ऑब्जर्व्ड में 60 बच गए, और एस्टिमेटेड में कितने आए 45। अगेन इसमें कितने हो गए हमारे फीमेल बाई, तो 70 ने बाई किया था ऑब्जर्व्ड में, और एस्टिमेटेड में कितने आए थे 55, 30 लोगों ने बाई नहीं किया था, और 45 हमारा एस्टिमेटेड आया था। अब इसकी ये वाली वैल्यू निकालो, ऑब्जर्व्ड माइनस एस्टिमेटेड, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई एस्टिमेटेड निकालोगे, तो सबके आंसर्स मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 4.095 निकाल लेना, कैलकुलेशन वही आएगा 4.09 और 5। जब इन सब का समेशन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 18.18। अब बात ये कि सर ये जो वैल्यू हमने काई स्क्वायर वैल्यू जो निकाला है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन काई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू से हुई तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, आइदर फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेबल हम लोग कैसे देखें, उसके लिए आपको पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आना चाहिए। देखिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब यहां पर कैसा है कि रो और कॉलम की बात हो रही है, तो डीएफ निकालने का तरीका क्या है, रो -1 और मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1। तो अब मान लो 2 कॉलम है और 2 रो है, ठीक है, तो रो का डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग से निकालो और कॉलम का अलग से निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो टोटल 2 रो थे 2 कॉलम थे हमारे में, ठीक है, तो आएगा 2 - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मल्टीप्लाई 2 कॉलम थे तो 2 कॉलम -1 दैट इज, तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया 1 आ गया, है ना। अगर 3 रो होते और 2 कॉलम होती तो 3 - 1 2 आता और कॉलम की फ्रीडम क्या आती 1 आती, तो इस तरीके से कैलकुलेट होंगे, ओके। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 यहां पर ऑलरेडी दी गई थी टेबल में, है ना, ये वाली वैल्यू है कि नहीं।
अब काई स्क्वायर टेबल निकाल लो। चलो मैं ओपन कर देता हूँ काई स्क्वायर टेबल। इस टेबल में चले जाओ और एक सेकंड। अब यह है काई स्क्वायर टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप देखो 0.05 ये वाली वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल काई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखा है, सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल कर आई आपकी 1। तो 1 और 0.05 में क्या वैल्यू आ रही है आपकी 3.841। तो अब यहां पर आपको जो एक्स स्क्वायर दैट इज 18.18 और जो क्रिटिकल एक्स स्क्वायर क्रिटिकल जो बोलेंगे हम लोग क्रिटिकल वैल्यू दैट इज 3.841 है, तो 84 भी चल जाएगा। तो अब मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि हेंस 18.18 ग्रेटर देन 3.84, ठीक है। तो हमारा जो मेन स्टेटमेंट होगा, जो हम स्टेटमेंट देंगे कि जेंडर एंड प्रोडक्ट purchased is statistically significant and significant relationship। अब जरा समझना हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर रिजेक्ट किया नल हाइपोथेसिस को। यहाँ पर देखो नल हाइपोथेसिस क्या था, जेंडर एंड परचेस आर इंडिपेंडेंट, जबकि इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए तो रिजेक्ट हुआ ना, यानी कि दोनों का बीच में रिलेशन है। ओके डन, क्लियर। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस फॉर्मूला को याद रखना है और इस फॉर्मूला को याद रखना है एस्टिमेटेड निकालने के लिए। तो ऑब्जर्व्ड आपको दिया जाता है, एस्टिमेटेड आपको खुद निकालना है और फिर ये फॉर्मूला लगाकर काई स्क्वायर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तब जाकर आप यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्टिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो टेस्टिंग्स वगैरह होते हैं आपको लग रहा होगा बहुत आसान चीज़ है, नहीं मैं बताता हूँ। मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा था, उसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आए थे। जिस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम ये था कि जो इंटरेस्ट है डिग्री को लेकर उसको जानना, ताकि उस लेवल पे वहाँ पर कॉलेजेस ओपन कर पाएँ या उस स्किल्स के स्टडीज़ वहाँ पर प्रोवाइड कर पाएँ गवर्नमेंट। आप सोचोगे सर गवर्नमेंट इतना भी सोचता है, नहीं, ठीक है, कहीं कहीं सोचता है, ठीक है, हर जगह पे एक तो बात नहीं है। वो कर्नाटका का प्रोजेक्ट था, तो बेंगलोर के गवर्नमेंट अक्सर एजुकेशन पे, और साउथ के जितने भी आप स्टेट को ले लो, नॉर्थ से ज़्यादा बेटर फोकस्ड रहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक, सॉरी एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो बैंगलोर लेवल के अंदर ये लोग कर रहे थे अपने ही इंटरनल, कर्नाटक में, पूरे कर्नाटक में गांव वाले इलाके में भी एंड हर जगह पे भी सर्वे परफॉर्म करना पड़ा हमें। तो हमारी कंपनी ने एक एनजीओ को हायर किया, सर्वे कराया, डेटा कलेक्ट किया, और जो डेटा हमारे पास आया दैट इज द सैंपल डेटा सेट, नॉट इंटायर पॉपुलेशन डेटा सेट। तो जब हमारे पास डेटा जो आया हमारे पास, अब उसके अंदर हम लोगों ने काउंटिंग फ्रीक्वेंसी बेसिस पे एनालिसिस करी और काई स्क्वायर टेस्टिंग परफॉर्म करके हमने एक जजमेंट दिया कि जो सैंपल आए हैं वो हमारा प्रॉपर, हमारा यहाँ पे रिजल्ट ये रहेगा, है ना, कि हाँ भाई हम इन सारे जो फील्ड्स हैं उनको हम मान्यता देते हैं। जैसे लाइक बीएससी का काउंटिंग किया हमने कि बीएससी कितने लोग बोल रहे हैं, ठीक है, बीसीए कितने लोग बोल रहे हैं, बाकी सारे जो पॉपुलैरिटीज हैं डिग्रीज की उनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो सारे हो गए। अब कुछ लोग आएंगे यहाँ पे बोलेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो हम ये देख रहे थे कहीं डिपेंडेंसी तो नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। जेंडर वाइज काउंटिंग अगर हम कर रहे हैं कि भाई जॉब के लिए नहीं, तो वहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो ये सारे टेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। और एक स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट ही ये सारे परफॉर्म, जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकता है। अदरवाइज किसी में इतना दम नहीं है इंडस्ट्री में जो बिना स्टैटिस्टिक के टाइप के जो एनालिसिस है वो परफॉर्म कर दे, कोई नहीं है, ठीक है। मतलब कोई अगर आके बोल दे कि मैं बीटेक पढ़ के आया हूँ सर, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। बीटेक भी आप पढ़ लो, जो पढ़ लो, आप बिना स्टैटिस्टिक के नॉलेज के आप इस टाइप के एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो फॉर्मूलाज हैं सर, ये फॉर्मूलाज की एग्जैक्ट मीनिंग आपको डेटा के साथ ही समझ में आ सकती है। ये फॉर्मूला जस्ट आपको बता दूं, ऑब्जर्व माइनस ये और छोटे प्रॉब्लम्स करा दूं, जो कि शायद बीटेक जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जहाँ पे बीटेक के अंदर पढ़ाई हो रही है
स्टैटिस्टिक्स में तो पढ़ाया गया है ये सब चीज़ें, लेकिन वहाँ पे क्लियर नहीं होती है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये चीज़, है ना। जबकि इसकी जो मेन रीज़न है वो आपको साफ है यहाँ पे, है ना। डन। अब नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे एनोवा टेस्टिंग। तो अभी तो टाइम हो चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग एनोवा टेस्टिंग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। एनोवा भी मतलब ये ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बस ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है जहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 3 ग्रुप बन जाते हैं अलग अलग, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक इंसान के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के सैंपल ले लिए हमने, ठीक है, हर इंसान के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के सैंपल ले लिए, तो यहाँ पे 3 ग्रुप बन गए। तो वैसे में हम लोग काम करेंगे। चलो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। तो रिवीजन करके रखिए एंड जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करते रहो, डाउट जो भी हैं वो बताते रहो, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ नहीं होगा। मैं अपलोड कर दे रहा हूँ वीडियोस, आप लोग देखिए एंड जो भी डाउट्स हैं वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे।